नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। अभी तक हमने हिंदी भाषा के इतिहास को समझने का प्रयास किया, जिसके ऊपर हमने 2 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करी। उसी कड़ी में यह तीसरी और उस हिंदी के इतिहास की अंतिम वीडियो है। आइए इस वीडियो को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और साथ साथ ये भी समझते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं और इसका समय क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं और इसकी महत्ताएं क्या हैं। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि यदि हम इससे पहले थोड़ी बहुत आपको पीछे लेकर चलें तो हमने देखा था अभी तक कि हम लोगों ने जब हिंदी भाषा के इतिहास को पढ़ रहे थे उसमें से हम लोग भारतीय आर्य भाषाओं का भी हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसको पढ़ने के लिए 3 भागों में विभक्त किया था। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यदि हम प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में हमने 2 विशेष भाषाओं को देखा था, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। यदि हम मध्यकालीन की बात करें तो उसमें हमने 3 मुख्य भाषाओं को देखा था, एक पाली आपकी, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। यदि हम इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखेंगे तो इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं आपको देखने को मिलती है। इससे पहले कि हम इसकी भाषा की इसके अंतर्गत आने वाली समस्त भाषाओं की चर्चा करें, हम समझेंगे कि इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और आपने पिछली वीडियो में देखा कि अपभ्रंश से विभिन्न प्रकार की भाषाएं देखने को हमें मिली थी, जिसमें अपभ्रंश के जो सौरसेनी था वो भी एक अपभ्रंश का रूप था, जिससे ये भाषा निकल करके आपके सामने आती है। इसका यदि हम समय देखते हैं तो इसके समय जो होता है 1000 ईस्वी के बाद से प्रारंभ होता है, परंतु यदि उसमें भी यदि हम देखें इसका वास्तविक प्रमाण कब मिलते हैं, इसकी साहित्यिक रचनाएं कौन से सन में देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं कि 11वीं सदी यानी कि लगभग 1000 ईस्वी के बाद 100 वर्षों का बीच में अंतराल आया और 11वीं सदी के बाद इसके साहित्यिक साक्ष्य देखने को मिल गए। जब साहित्यिक साक्ष्य देखने को मिल गए, इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे भाषाविद आए और बहुत सारे विद्वान आए, जिन्होंने इस भाषा को कई भागों में पढ़ने के लिए इसका वर्गीकरण किया। इसमें एक आपके भाषाविद आ जाते हैं डॉक्टर AFR हार्नले। ये प्रथम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस भाषा का वर्गीकरण किया था और इन्होंने इस भाषा का वर्गीकरण किया था तो इन्होंने 2 चीजों को इसमें इन्होंने सम्मिलित किया था, एक हिंदी के अंतरंग को और उसके बहिरंग को, उसके दोनों ही अंतरंग एवं बहिरंग दोनों ही रूपों को इन्होंने साथ में लेकर इसका वर्गीकरण किया था। जिसकी वजह से यह कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका जवाब होता है कि डॉक्टर AFR हार्नले। प्रश्न यहां से पूछता है कि हिंदी या फिर ये जो आधुनिक आर्य भाषाएं ये किसका रूप है, तो आप इसका उत्तर मिलता है कि सौरसेनी के अपभ्रंश से इसका जो जन्म हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई। जब हम इसके वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझते हैं इसको पढ़ने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए हम इसे 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक हिंदी वर्ग और एक हिंदीतर वर्ग। हम हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग को अब समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी वर्ग क्या होता है और हिंदीतर वर्ग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो हिंदी से संबंधित, हिंदी से ताल्लुक रखने वाली सभी भाषाएं आ जाती हैं, इसलिए इस वर्ग के अंतर्गत इसकी सभी उपभाषाओं को रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग हिंदी वर्ग के अंतर्गत हिंदी की सभी उपभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे आपकी पहाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई, फिर आपकी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इस प्रकार की। और यदि हम इसमें भी बात करें कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी क्या है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी विशेष रूप से 5 बोलियां देखने को मिलती है, एक आपकी देख पा रहे हैं हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है और आपकी एक खड़ी बोली है। और यदि हम हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एक देसाड़ी के नाम से जाना जाता है, जाटू के नाम से जाना जाता है और इसे बांगुर भी बोल दिया जाता है। ये इन भाषाओं में आप देख पा रहे हैं कि इसमें खड़ी बोली है, इसकी बड़ी महत्ता होती है। ये खड़ी बोली आपके मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, इस प्रकार के जिले में ये विशेष रूप से खड़ी बोली भाषा आपको बोली जाती है।
यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करें कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हमें देखने को मिलती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विशेष रूप से 3 भाषाएं देखने को मिलती हैं। एक आपकी अवधी, बघेली और जो तीसरी है वो छत्तीसगढ़ी है। यदि हम देखिए, और यहाँ पर अवधि दिया है, इस अवधि को क्षमा करिएगा, जो अवधि दिया है इस अवधि को हम बैसाड़ी के नाम से भी जानते हैं। बैसाड़ी भी इसे कहा जाता है, बैसाड़ी। यहां पर हम लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि बैसाड़ी, बैसाड़ी के नाम से भी इसे हम इस अवधि को जाना जाता है। और ये जो अवधि है, अवधि को भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। हमारे विद्वानों ने इसको 2 भागों में विभक्त किया है। क्या? एक पूर्वी अवधि और एक पश्चिमी अवधि। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्वी अवधि क्या है और पश्चिमी अवधि क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर हमने लिखा भी है कि पूर्वी अवधि, जैसे आप मोहम्मद जैसी का नाम आपने सुना है, उनकी जो रचना है पद्मावत, वो आपकी पूर्वी अवधि में लिखी गई। अवधि में तो है, लेकिन अवधि में भी कौन सी अवधि में? तो पूर्वी अवधि में। यदि हम तुलसीकृत रामचरितमानस की बात करें कि ये कौन सी अवधि में है, हम सब जानते हैं कि ये जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखा गया है, परंतु कौन सी अवधि में भैया? तो वो जो है आपकी पश्चिमी अवधि में है। इस प्रकार से हम इसमें अवधि में इसका हम भेद कर पाते हैं। यदि हम बघेली की बात करें तो विशेष रूप से आपके बघेल खंड में बोली जाने वाली भाषा है। और यह जो बघेली है, इसका जो केंद्र है इसका रीवा है। रीवा के क्षेत्र में ये ज्यादातर ये भाषा बोली जाती है। और अवधि के बारे में क्षमा करिएगा, बघेली के बारे में और थोड़ा चर्चा करें तो हम जानते हैं कि ये जो अवधि है, बघेली है, ये अवधि का ये दक्षिणी रूप है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि, ये 2 उपभाषाएं इसमें से और निकल के आ रही है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा रही हैं। उसी में से आपकी एक बघेली है जो अवध के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, जिस वजह से इसे दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है इस बघेली को। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बघेली है इसे दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ यही आपका रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्र में जिला जो है उसमें विशेष रूप से ये बोली जाती है। इसमें एक रोचक बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के आपको साहित्यिक जो कार्य आपको देखने को नहीं मिलती आपकी इस छत्तीसगढ़ी भाषा में। अब आइए चर्चा करते हैं हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत कि हिंदीतर वर्ग क्या है, हिंदीतर का क्या मतलब होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदीतर वर्ग, हिंदीतर, यदि शब्द की चर्चा की जाए तो हिंदीतर जो शब्द होता है ये अपने आप में एक विशेषण शब्द है। जो विशेषण आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं। हिंदीतर, हिंदीतर का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी से इतर, हिंदी से भिन्न, हिंदी से अलग, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हिंदी से अलग है, इस वजह से हम इसे अहिंदी वर्ग भी बोल देंगे। यानी कि इस हिंदीतर वर्ग को हम अहिंदी वर्ग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हमें देखने को मिलेगी इसकी बोलियां हिंदी से इसका कोई सरोकार नहीं होगा, दूर दूर तक कोई इसका रिश्ता नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सिंधी है, नेपाली है, गुजराती है, मराठी है, आपकी उड़िया है, असमिया है, बंगला है। इस प्रकार की भाषाएं आपको हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसका हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, परंतु इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ये सारी ही भाषाएं आपकी आती है। यदि हम और इसमें कुछ चर्चा करें, यदि हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखें, यदि व्याकरण से संबंधित हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखें कि इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं की विशेषता क्या है, तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हमने अभी प्राकृत और अपभ्रंश को देखा कि प्राकृत और अपभ्रंश में जिस प्रकार की ध्वनियां इस्तेमाल की जाती थी उस प्रकार की ध्वनियों का प्रचलन भी इस आधुनिक भारतीय भाषा में बना रहता है। जहां तक कि देख पा रहे हैं कि प्राकृत और अपभ्रंश का समान ध्वनियों का उच्चारण यहाँ पर ये बना रहता है। यदि हम एक जो वर्ण आता है री, ऋषि वाला जो री है, ये लिखने में तो सेम रहेगा, परंतु जब इसका हम उच्चारण करेंगे, जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो री, और यदि हम दक्षिणी रूप में इसका उच्चारण करें तो आपका बन जाता है ये रू। इस प्रकार की ध्वनि आपको देखने को मिलती है। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो श है, आपको जो मूर्धन्य श है, लिखने में सेम रहेगा, परंतु इसका उच्चारण श और स इस प्रकार से किया जाएगा। यहां पे देख पा रहे हैं ज्ञ है, ज्ञानी, ज्ञ, इसका लिखने में सेम, फिर उसका उच्चारण स्थान ज्ञ और ज्ञ इस प्रकार किया जाता है। इसमें और एक चीज बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पर कि जो आपकी गुजराती और जो मराठी है, ये जो 2 भाषाएं हैं,
इसी में केवल आपके 3 जो आपके लिंग देखने को मिलते हैं, 3 वचन देखने को मिलते हैं। जो बाकी की अन्य जो भाषाएं इसमें 3 लिंग और 3 वचन देखने को नहीं मिलते हैं, केवल 2 ही लिंग और 2 ही वचन देखने को मिलते हैं। इन 2 भाषाओं में संस्कृत के समान ही, जैसे आप जानते हैं कि 3 लिंग और 3 वचन होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो गुजराती और मराठी भाषा है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब और क्या इसकी विशेषता है? एक विशेषता इसमें और आती है कि जब तक ये जो भाषा अपने साहित्यिक क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही थी, ठीक उसी समय जो आपकी फारसी है हो गई, अंग्रेजी हो गई, इस प्रकार की जो भाषा यह भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो भाषा है उसमें से विभिन्न प्रकार के शब्दों को अपने भीतर समाहित करती है, जिस वजह से इसमें अशुद्धियां आती हैं और हम लोग कहते हैं कि इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। देखते देखते इसमें तद्भव शब्दों की भी बहुलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, पुष्पदंत और धनपाल। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि ये जो कवि, जो तीनों चार कवि जो दिए गए हैं, सभी के सभी एक ही कैटेगरी के, एक ही काल के हैं। यहां पर देखेंगे कि ये सभी के सभी चारों जो कवि यहां पर आ रहे हैं, इन्होंने अपभ्रंश में विभिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं, परंतु इसमें से जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। आपके जो स्वयंभू हैं वह वाल्मीकि की तरह रचना करने वाले इस अपभ्रंश की भाषा के अंतर्गत क्या आ जाते हैं ये कवि। दूसरा प्रश्न दिया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कौन सी? आपने देखा है कि हमने जब भारत भाषा परिवार के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हमने विशेष रूप से 4 भारतीय भाषा परिवार के बारे में हमने देखा था। और यहाँ पर देखिए आष्टिक, नाक, द्रविड़, भारोपीय, और वही चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पर। तो हमने देखा था कि जो भारोपीय भाषा परिवार था भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार था, और जो हिंदी थी इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला है कि गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में है? तो दोस्तों आप पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर हम लोग जब पाली भाषा का यानी कि मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत, क्षमा करिएगा, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने पाली के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि गौतम बुद्ध के जो सभी उपदेश है वह पाली भाषा में दिए गए थे। इस वजह से इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? किससे हुआ है, मतलब हाल ही में किससे निकल करके आई है यह भाषा? ऑप्शन दे रहा है कि पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, या कोई नहीं है। ऐसा तो देखेंगे तो सभी आएगा, परंतु जो विशेष रूप से अभी इसका जो सृजन हुआ हम देखते हैं कि सबसे पहले वैदिक की संस्कृत, वैदिक के बाद फिर लौकिक, लौकिक के बाद फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, अवहट, इस प्रकार की सारी चीज निकल करके फिर अवहट से फिर पुरानी हिंदी से फिर आधुनिक हिंदी, फिर आपकी निकल करके आ जाती है। तो हम इसका अपभ्रंश, ये जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपभ्रंश, हम यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं कि ईरानियों का जो पवित्र ग्रंथ किसके निकट है, अर्थात किस भाषा के निकट है? ईरानियों का यानी कि जो पवित्र ग्रंथ था उसके अंतर्गत किस प्रकार की भाषा पाई जाती थी? पाली, प्राकृत, लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत? हमने दोस्तों अध्ययन किया था कि जब वैदिक काल जब युग हम लोग उसके बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो ईरानियों की जो पवित्र पुस्तक आवेशा थी वह वैदिक संस्कृत के निकट थी। इस वजह से यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वह वैदिक संस्कृत होगा। अगला है कि कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रुड़ा कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति या सभी। इसमें भी देखेंगे दोस्तों कि एक रोचक बात है कि सभी के सभी ये जो रचनाकार हैं ये आपके आ जाते हैं। देखेंगे कीर्तिलती, क्षमा करिएगा, जो दिया है कि रुड़ा कवि, अब्दुल रहमान और विद्यापति, ये सभी के सभी एक ही कैटेगरी के यहाँ पर भी कवि आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जब देखते हैं कि तो जो आपकी ये विद्यापति है जिन्होंने अवहट्ट के बारे में कहा था, क्षमा कर, देशी भाषा के बारे में जो कहा था कि देशील वहना सब्जन मिठा तन जैसन अवहट्टो जमपन्ना, इस प्रकार की बातें इन्होंने कही थी। तो इसका उत्तर जो होगा आपका विद्यापति होगा। अगला जो प्रश्न दिया है कि अपभ्रंश का प्रमाणिक स्रोत किस ग्रंथ में मिला? यानी कि सर्वप्रथम यदि हम अपभ्रंश के बारे में चर्चा करें तो इसका प्रथम स्रोत किस भाषा में मिला था और उसके रचनाकार कौन थे? तो देखेंगे ऑप्शन दिया है कि महाभाष्य, अष्टाध्यायी, त्रिपिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने दोस्तों देखा था कि जो महाभाष्य आई थी
जो पतंजलि की जो महाभाष्य थी, इसी के अंतर्गत हमने अपभ्रंश का सबसे ज्यादा और प्रथम प्रमाणिक स्रोत देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि इनमें यदि ऑप्शन दिया होगा तो कम से कम 3 भाषाएं जो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती होंगी, एक नहीं आती होगी। देखते हैं, नेपाली है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, बिहारी है। तो दोस्तों अभी हमने हाल ही में पढ़ा कि जब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जब वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने 2 भागों में उसको विभक्त किया था, एक हिंदी वर्ग और एक हिंदीतर वर्ग। हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत ऐसी भाषाएं आती हैं जो हिंदी से अलग होती हैं, जिनकी बोलियां हिंदी से नहीं मिलती हैं, और हिंदी वर्ग के अंतर्गत ऐसी बोलियां आती हैं जिनका सरोकार हिंदी से ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि नेपाली, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, इसमें जो नेपाली एक ऐसी जो भाषा है जो हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो नेपाली हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।